गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। प्रूडेंस कोचिंग जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा यानी 2019-20। तो राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए सबको पता होगा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे। तो अगर राजस्थान के एग्ज़ाम्स की बात करें हम तो आरएस के एग्ज़ाम्स में इससे लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और आरएस के अलावा अदर एग्ज़ाम्स में इससे 5 से 10 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है हमेशा से। तो जिसमें कि हम अगर प्रश्नों की बात करें तो इसमें डाटा वाले प्रश्न भी आते हैं और साथ में योजनाओं वाले जो कथन वाले प्रश्न होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल डाटा से संबंधित प्रश्न। तो अगर किसी ने इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर रखा है तो उनको पता होगा कि स्टार्टिंग के 5-6 पेज में केवल संबोधन होता है सीएम का, डिप्टी सीएम का, सचिव का। तो ये सब चीज़ें संबोधन में आती हैं। इसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक सर्वे का सिलेबस यानी इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद हमारा है मुख्य टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक। तो आपको चूँकि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आर्थिक विकास के मुख्य सूचक ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें जो 1.5 पेज के जो आंकड़े हैं वो हमें याद करने हैं। देखिए डिटेल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, केवल डिजिट्स होती हैं जो आपको याद करनी है। तो एग्ज़ाम्स में आप इजीली इन प्रश्नों के अंदर आराम से नंबर पा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करें, बहुत इजी होते हैं, केवल डिजिट्स हैं जो हमें याद करनी है। तो सबसे हमारा पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी। तो जीएसडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी एक वित्त वर्ष में राज्य की आंतरिक सीमा के अंतर्गत नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या कहलाएगी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चूंकि ये दो चीज़ों पर आधारित है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों के लिए एक आधार वर्ष जो है तय किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2011-12। तो सबसे पहले हम देखें तो ये दो कीमतों पर डिसाइड किया गया है। पहली चीज़, स्थिर कीमतों पर क्यों डिसाइड किया जाता है, तो इसका एक कारण है। दरअसल बढ़ती महंगाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी हमें छद्म बढ़ावा यानी आभासी बढ़ावा देखने को मिलता है। मतलब मान लो 2011-12 में चूँकि इसका आधार वर्ष स्थिर है, तो यानी 2011-12 में मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, लेकिन अब 2019-20 में वही वस्तु 150 रुपये की है। तो आप मुझे बताओ, अगर वर्तमान में हम उसी वस्तु को 200 रुपये में उत्पादित कर रहे हैं, तो 200 रुपये को अगर हम 2011-12 के मूल्य पर देखें तो 2019-20 में तो वो चूँकि 150 रुपये की है, तो आपने 150 रुपये में वो कितनी वस्तु उत्पादित की, एक वस्तु उत्पादित की, और जो बाकी बचे हैं 50 रुपये उसमें उस वस्तु का कितना हिस्सा हो गया, 0.33%। यानी 200 रुपये में हमने कितनी वस्तु उत्पादित की, 1.33 वस्तुएँ हमने उत्पादित की। तो अगर यही वस्तु 2011-12 में यानी आधार वर्ष में हम 200 रुपये में उत्पादित होती तो ये कितनी वस्तुएं होती, यानी लगभग 2 वस्तु यानी 1.33 वस्तुएं उत्पादित होती। तो यानी जो महंगाई का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए वस्तुओं का मूल्य तत्कालीन मूल्य पर या फिर एक्चुअल फिगर पर निकालने के लिए हम स्थिर कीमतें देखते हैं, यानी आधार वर्ष जो है इसके लिए तय किया जाता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्थिर कीमतें हम 5 वर्षों का आंकड़ा जो है इसमें दे रखा है। तो आपको दिख रहा होगा कुल 5 जो वर्ष हैं उनका तुलनात्मक डाटा इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं स्थिर कीमतों का। तो यहाँ जो हमारे 5 वर्ष के डाटा है उसके अंदर 15-16, 16-17, 17-18 का हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल इसलिए दिया गया है ताकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकें कि किस वर्ष में वृद्धि हुई और किस वर्ष में आंकड़ों में कमी देखी गई है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हमारे 2 वर्ष के आंकड़े यानी 2018-19 और 2019-20 के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है, तो इसमें हम याद कैसे करेंगे, देखिए हम इसमें स्टार्टिंग की 3 डिजिट जो हैं याद करने वाले हैं, लास्ट के 3 डिजिट हमें याद नहीं करनी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एग्जाम से मान लो लास्ट की डिजिट में अगर बदलाव कर दिया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं डाटा वाले उनमें डाटा चेंज करने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये बहुत सारे डाटा हैं ऑलरेडी, याद करना पहले ही मुश्किल होता है। तो वो आपको एग्जैक्ट डाटा उठा के प्रश्न में डालेंगे, यानी ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट डाटा देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के डिजिट में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो हम इसलिए स्टार्टिंग के 3 डिजिट याद करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो पहला हमारा कौन सा हो गया,
2018-19 के लिए स्थिर कीमतें हम बात करें सकल राज्य उत्पाद की, तो पहला कौन सा हो गया 677। दूसरा हमारा वर्ष के लिए कितना हो गया 711। तो मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊं इसमें, तो जैसे कि आपको दिख रहा है हम याद कर रहे हैं स्थिर कीमतों के लिए, तो स्थिर यानी स वर्ड है इसका पहला। तो अगर हम इधर जाएंगे तो इसमें भी 6 और 7 है यानी 6 और 7, तो स वर्ड इसके अंदर भी आ रहा है। तो हम याद किस तरह से करेंगे, स्थिर कीमतों के लिए 677 और 711 याद करना, आपको तीन डिजिट याद करनी है, 677 और 711। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला हमारा किससे संबंधित है, प्रचलित कीमतों पर, यानी मार्केट मूल्य पर हम डिसाइड करते हैं। प्रचलित कीमतें हमने बाजार मूल्य पर, यानी अगर वित्त वर्ष की जो जीडीपी है अगर बाजार मूल्य पर निर्धारित की जाए तो वो क्या कहलाएंगी, प्रचलित कीमतें कहलाती हैं। तो इसमें हम आगे जाके देखेंगे जो 2 वर्ष के आंकड़े हैं इसमें हमें याद करना है 942 और 1020। पहले वाला स्थिर कीमतों के लिए क्या हो गया 677 से 711। स्थिर यानी से हम याद करेंगे, ट्रिक है ये, से 6 और 7 यानी 677 से 711 स्थिर कीमतों के लिए। और प्रचलित कीमतों के लिए क्या हो गया 942 से 1020। आपको चूँकि आप ये जो डाटा है अभी हम देखेंगे किस पर दे रखा है, करोड़ में दे रखा है, जहाँ आपको दिख रहा होगा ये डाटा करोड़ में है। तो चूँकि ये जो पहले वाले हमने पढ़े कितने हैं 6,77,428 और 2019-20 में कितना था 7,11,627। तो हमने शॉर्ट में कैसे याद किया 677 और अगले वर्ष में कितना हुआ 711 यानी वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगले यानी प्रचलित कीमतों पर देखें तो 942 से 1020 यानी यहाँ भी वृद्धि देखी गई है। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो 2 चीज़ें हो गई हमारी स्थिर कीमतों पर, जीडीपी कितना हुआ पिछले यानी 18-19 में 677, 2019-20 में 711, फिर हुआ हमें प्रचलित कीमतों पर हमने देखा 942 से 1020। इस तरह से आपको याद करना है। फिर हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ कितनी रही। ये फिर से पूछा है स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर। यहाँ आपको दे रखा है प्रतिशत, पहले हमने देखा संख्या में यानी आंकड़े आय कितनी हुई, उसी को अब जो है प्रतिशत रूप में इन्होंने बताया है। तो इसमें हम आगे देखें वही सेम आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे 5 वर्षों के। आपको दिखाई दे रहा होगा स्थिर कीमतों पर जो है कमी आती दिख रही है आपको, पहले 8.02 थी, फिर 6.02, फिर 6.03, एक जगह आपको 0.01 की वृद्धि देखने को मिली, इसके बाद फिर वृद्धि देखने को मिली। और इस वर्ष जो है यानी 2019-20 में आपको फिर से जो है कमी देखने को मिली है। तो इसमें आपको याद करना है कौन सा 697 से 5.05% हुआ है, तो यानी लगभग 1% की कमी यहाँ देखने को मिली है। तो आपको ये भी चीज़ें याद करनी है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है, क्योंकि जो कथन वाले प्रश्न आते हैं उनमें मान लो दे दिया कि जीडीपी जो है स्थिर कीमतों पर 2019-20 में 5.05% रही, जिसमें दूसरा कथन दे दिया कि पिछले वर्ष की तुलना में इतने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। तो वृद्धि मतलब गलत हो गया ना कथन। तो इस तरह से हमें, इसलिए हम 2 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। तो यहाँ हमें कमी देखने को मिल रही है जीडीपी में स्थिर कीमतों पर, जो कि आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष आपको हमेशा याद रखना है। आगे अभी जो आंकड़े आने वाले हैं उनमें आधार वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो इसमें हमने किस तरह से याद किया 6.97 से कमी हुई 5.05 तक आया, यानी लगभग 1% की यहाँ कमी देखने को मिल रही है स्थिर कीमतों पर। उसके बाद हमारा अगला है इसी में प्रचलित कीमतों पर। तो यहाँ जो आप देख रहे होंगे लगातार इसमें कभी वृद्धि कभी कमी इस तरह देखने को मिल रही है। और लास्ट वर्ष यानी 19-20 की बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पिछले वर्ष की तुलना में कमी हुई है, यानी दोनों में हमें कमी देखने को मिली है। तो याद किस तरह से करेंगे 12.86 से 8.32। पहला वाला क्या हो गया 6.97 से 5.05 तक देखने को मिली, जिसमें हमें कमी देखने को मिली है, यानी लगभग 1% की कमी रही पहले वाले में। दूसरे वाले में लगभग कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है हमें, लगभग 4% की कमी देखने को मिल रही है।
तो इस तरह से हमें याद करना है। कमी और वृद्धि आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम 2 वर्षों के आंकड़े पढ़ रहे हैं। तो पहले वाले आपने देखे 677 से 400 711 स्थिर कीमतों पर जीडीपी। इसके बाद प्रचलित कीमतों पर कितना पढ़ा हमने 942 से 1020। ठीक है। इसके बाद हमने जीडीपी ग्रोथ देखी प्रतिशत के अंदर, जिसमें हमने देखा 6.97 से 5.05 यानी 1% की कमी देखने को मिली। प्रचलित कीमतों पे हमने देखा 12.86 था, जो लगभग 4% कम होकर कितना रह गया 8.32% रह गया। अब हम इसे अगला टॉपिक क्या देखेंगे, सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर बुनियादी मूल्य का क्षेत्रवार योगदान यानी जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन। अब ये होता क्या है हम देखते हैं। अभी मैं आपको परिभाषा समझाती हूँ। देखिए, ग्रोस वैल्यू एडिशन के अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल होती हैं, कंपेंसेशन, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल और तीसरा हो गया मिक्स्ड इनकम। यानी 3 चीज़ें हो गई। कंपेंसेशन की चीज़ें अंतर्गत क्या आती है, नुकसान की भरपाई यानी पेंशन और सैलरी। 2 चीज़ें कंपेंसेशन के अंतर्गत शामिल होती हैं। दूसरी चीज़ है कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, यानी जो स्थिर हमारे पूंजीगत परिसंपत्तियां हैं वो, उन पर जो खपत है, उन पर जो खर्चा किया गया वो हो गया। तीसरी चीज़ है मिक्स्ड इनकम यानी मिश्रित आय, यानी अलग अलग क्षेत्र से होने वाली आय को क्या बोलेंगे, मिश्रित आय बोलेंगे। तो 3 चीज़ें इसमें शामिल हो गई, कंपेंसेशन, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल और तीसरा हो गया मिक्स्ड इनकम। तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रोस वैल्यू एडेड यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिरांक यानी उत्पाद। तो ये भी जो है स्थिर मूल्य पर पहले पढ़ेंगे हम। 2011-12 जो इसका आधार वर्ष है, तो इसमें जो है इन्होंने क्षेत्रवार योगदान के बारे में बताया है, जो अलग अलग सेक्टर में कितनी कितनी वृद्धि हुई है प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में और कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राकृतिक संसाधनों से जो उत्पादन किया जाए वो किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कि कृषि हो गया, दूसरा हो गया पशुपालन और तीसरा हो गया वन उत्पाद। यानी 3 चीज़ें हो गई प्राइमरी सेक्टर में, कृषि, पशुपालन और वन उत्पाद के अंतर्गत उत्पादन जो किस में होगा, प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया जाएगा। दूसरा हमारा है उद्योग, जो कि द्वितीयक सेक्टर में यानी सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होता है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल हैं। एक हो गया हमारा खनन और दूसरा हमारा विद्युत। 2 चीज़ें हो गई, खनन उद्योग और विद्युत। ये किस में हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में शामिल हैं। तीसरे की बात करें सेवाएं, जिसमें क्या क्या शामिल हैं, बैंकिंग हो गया जो कि टर्सरी सेक्टर में शामिल है, बीमा, उसके बाद बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, उसके बाद परिवहन और शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी 5 चीज़ें हो गई, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर, जो कि इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इनका योगदान इन्होंने अलग अलग तुलनात्मक रूप में बता रखा है 5 वर्षों का। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा। सबसे पहले देखें कितना है 2018-19 के लिए 25.4। यहाँ आप देखेंगे लगभग कृषि क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन करें तो हर वर्ष में लगभग कमी होती ही दिख रही है। एक जगह आपको थोड़ी सेकंड साल में आप देख रहे हैं 26.40 थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली, उसके बाद लगातार इसमें जो है कमी देखने को मिली है। तो 2 वर्ष की तुलना करें तो पहला हो गया हमारा 25.4, जिसमें लगभग 0.15% की वृद्धि के साथ 25.19 जो है पिछले वित्त वर्ष में हमें वृद्धि देखने को मिली कृषि क्षेत्र में। तो ये यहाँ आप देखेंगे तीनों में, अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के आंकड़े आप देखें तीनों में, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में 25.19, फिर है नीचे 30.67 और फिर है 44.14। लगभग 5% का इन्होंने डिफरेंस दिया है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, लगभग 5% का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। किस मूल्यों पर, स्थिर मूल्य की बात कर रहे हैं हम। प्रचलित मूल्यों पर भी हम दोबारा से प्रतिशत देखेंगे किस किस के कितने योगदान रहा है। तो पहला हम देख रहे हैं स्थिर मूल्यों पर, तो कृषि का हमने देखा 25.04 से
25.19 हो गया। दूसरा है उद्योग का, जिसमें 31.59% रहा 2018-19 में, जो कि जिसमें हमें कमी देखने को मिली है। यहाँ ऊपर देखेंगे वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में, यह आपको अच्छे से याद करना है। वृद्धि कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि रही है 0.15% की। उद्योग में आप सभी सेक्टर में देखेंगे, हर क्षेत्र में आपको, उद्योग क्षेत्र में तो आपको कमी ही देखने को मिलेगी। तो ये आपको वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि कमी देखने को मिली तो हर क्षेत्र में आपको कमी ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ कमी देखने को मिल रही है लगभग 1%। इसके बाद है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हमेशा आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ 43.37% था, जो बढ़कर कितना हुआ 44.14%। तो यानी लगभग 1% की वृद्धि यहाँ देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हमारे 3 चीज़ें हो गई। स्थिर कीमतों पर देख रहे हैं हम जीवीए, यानी सकल मूल्य वर्धन राज्य उत्पाद, तो जिसमें कृषि का हो गया 25.04 से 25.19 यानी वृद्धि है। दूसरा हमारा हो गया उद्योग क्षेत्र, जिसमें 31.59 से 30.67 तक आ गया है, यानी कमी रही है लगभग 1% की। तीसरा है हमारे सेवा क्षेत्र, जिसमें 43.37% से 44.14% हुआ है, जिसमें हमें लगभग 1% की वृद्धि देखने को मिली है। अब है हमारा अगला सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्य का क्षेत्रवार योगदान, यानी पहला हमने देखा स्थिर मूल्यों पर, दूसरा हम देखेंगे इन्हीं का जो है प्रचलित मूल्य पर यानी मार्केट मूल्य पर यानी बाजार मूल्य पर इनका योगदान कितना रहा अलग अलग क्षेत्र का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कृषि का। पहला हमने देखा, जैसे ऊपर हमने देखा था 25.04 से 25.19 था, यहाँ हम देख रहे हैं 25.16 से 25.56 जा रहा है, यानी यहाँ भी हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ % है लेकिन वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ हमें लगभग ऊपर वाले में 0.15% वृद्धि देखने को मिल रही थी कृषि में, यहाँ बाजार मूल्य पर लगभग कितना हो गया, लगभग 0.40% हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। आगे हम देखें उद्योग क्षेत्र में, तो कितना हो गया 29.09% से 27.81%। यहाँ मैंने आपको बताया उद्योग में हमेशा अब इस वर्ष में आपको कमी ही देखने को मिलेगी। पिछली बार 2-3 वर्षों में मंदी देखने को रही, इसलिए यहाँ पे सभी प्रतिशत उद्योगों में आपको हर क्षेत्र में आपको कमी दिखाई दी जाएगी। तो पहला हो गया 29.09 से कितना हो गया कमी देखने को मिली, लगभग 1.5 से 2%, 27.81% उद्योग क्षेत्र में कमी रही है। तो ये हम याद करेंगे कमी के रूप में। पहला हो गया जिसमें वृद्धि थी कृषि के अंतर्गत, दूसरा हो गया हमारा उद्योग वाला, तीसरा है हमारा सेवा क्षेत्र जिसमें 45.75 से लेकर 46.63% तक आ चुका है, यानी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कमी कौन से में हुई, उद्योग क्षेत्र में। तो पहले हमने आंकड़े देखे स्थिर मूल्यों पर 25.04 से 25.19 और ये प्रचलित मूल्य पर कितना है 25.16 से 25.56%। यही उद्योग क्षेत्र की बात करें स्थिर मूल्यों पर तो 31.59 से 30.67 यानी कमी देखने को मिली। वहीं उद्योग क्षेत्र यानी अगर प्रचलित मूल्य पर बाजार मूल्य पर देखें तो कितना है 29.09 से 27.81% आ गया है, यानी कमी देखने को मिली है। यहाँ आपने देखा ऊपर 30% है उद्योग वाला, यहाँ नीचे 27% आ गया है। कृषि वाला दोनों पे लगभग बराबर है, ऊपर 25.19 था, यहाँ 25.56 है। अब सेवा क्षेत्र का देखेंगे तो ऊपर हमने देखा 43.37 से 44.14 आ गया था, यहाँ 45.75 से 46.63% देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ ऊपर भी 1% की वृद्धि थी लगभग और नीचे भी हमें लगभग 1% की वृद्धि देखने को मिल रही है सेवा क्षेत्र में। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। लास्ट के 2 आंकड़े हमें याद करने हैं 2 वर्षों के। इसके बाद हमारा हमने ये क्षेत्र देख लिया। इसके बाद हमारा 5वां बिंदु है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारा, वो हम देखेंगे। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है, जीडीपी में अगर मूल्यह्रास घटा दिया जाए, यानी अगर मान लो मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मान लो मैंने आय यानी इनकम के लिए मैंने एक गाड़ी खरीदी 11 लाख रुपए में और उससे आय मुझे हुई 8 लाख रुपए, यानी मुझे घाटा कितने का हुआ, लगभग 3 लाख रुपए का घाटा हो गया। तो उस घाटे को मैं कवर कैसे करूँगी, जो मुझे आय हुई 8 लाख रुपए को उसी से करने की कोशिश करूँगी। तो 8 लाख में मैंने 3 लाख घटाए तो मुझे शुद्ध जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ,
लगभग 5 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो वो उसी तरीके से राज्य के संदर्भ में हम देखेंगे तो जो कुल उसकी आय होगी उसमें से अगर मूल्यह्रास यानी खपत को अगर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी हमें दो चीज़ों में देखने को मिल रहा है, स्थिर कीमतों पर और दूसरा प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पे हमने देखा इसका आधार वर्ष डिसाइड किया जा चुका है 2011-12, आपको वर्ष याद रखना है। तो इसमें हम देखते हैं ये करोड़ में दे रखा है। सबसे पहले हम इसका डाटा देखेंगे कितना है। तो सबसे पहले मैंने उसमें बताया था आपको स्थिर कीमतों पर, जब हमने ऊपर देखा था GDP पे करोड़ में जो आंकड़े हमने देखे थे उसमें मैंने आपको बताया था 6 और 7 आपको याद रखना है, 677 से 711। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको 6 ही देखने को मिलेगा दोनों जगह। तो यानी 600 से 630, वहाँ कितना था 677 से 711, यहाँ कितना है 600 से 630। यहाँ हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं यानी NSDP की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने बात की थी केवल GSDP की। ठीक है, वहाँ 677 से 711 था, यहाँ 600 से 630 है। अगला हमारा है इसमें प्रचलित कीमतों यानी बाजार मूल्य पर कितना हो गया, ये कितना है हमारा 845 से 916, वहाँ कितना था 942 से 1020, यहाँ कितना है 845 से 916। तो यानी दो हम एक साथ याद कर लेंगे। पहले हमने GDP पे देखी स्थिर कीमतों पर 677 से 711 और प्रचलित कीमतों पर हमने देखा था 942 से 1020। यहाँ हम देखेंगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जिसमें स्थिर कीमतों पर कितना है 600 से 630 और प्रचलित कीमतों पर 845 से 916। तो इस तरह से आप अंतर देख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा ये वाला। तो इसके बाद हमारा अगला है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय किस तरह से निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय हमारी राष्ट्रीय जो आय होती है उस पर निकाला जाता है। तो राष्ट्रीय आय को हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए तो हम वैसे मुख्य तौर पर हम आय की गणना करते हैं तो किस पर करते हैं, GDP पर करते हैं। लेकिन जो हमारी शुद्ध आय होगी यानी प्रति व्यक्ति आय होगी वो किस पर डिसाइड की जाएगी, राष्ट्रीय आय जिसको हम बोलते हैं, किसको बोलेंगे NNP को, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो किस पर निकलेगा GNP पर निकलता है। GNP में से अगर हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास निकाल दें तो वो क्या कहलाएगा, NNP कहलाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो उससे हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। GNP क्या होता है, देखिए GDP में क्या शामिल करते हैं हम, देश के भीतर यानी आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले नागरिकों द्वारा अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, जबकि GNP में क्या शामिल होता है, केवल देश के नागरिकों के द्वारा, यानी अंतिम, यहाँ सीमा की बात नहीं कर रहे हैं हम, घरेलू सीमा की बात नहीं हो रही है। नागरिक यानी सभी नागरिक हो गए, NRI जो कि भारत से बाहर रहते हैं और विदेशी व्यक्ति जो भारत में रहकर जिनकी इनकम हो रही है, तो दोनों की इनकम को शामिल किया जाता है GNP में, जिसके अंतर्गत जो NRI जो आय भेज रहे हैं भारत में, उस आय में से जो विदेशी जो यहाँ से कमा रहे हैं उसको घटा दिया जाता है। फिर उसमें से जो है GNP में, फिर GDP के अंदर जो नेट इनफ्लो आता है यानी जो NRI की इनकम में से हमने जो विदेशियों की आय घटाई वो जोड़ा जाता है, उससे फिर हमें GNP प्राप्त होती है। तो यानी GNP का फॉर्मूला क्या हो गया, GNP बराबर GDP प्लस नेट इनफ्लो। नेट इनफ्लो हमने क्या बताया यहाँ पे, NRI की इनकम माइनस विदेशियों की इनकम। ठीक है, तो यहाँ GNP में से अगर हम फिर मूल्यह्रास घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय आय। अब इससे हमें प्रति व्यक्ति आय किस तरह से मिलेगी, तो NNP में से हमेशा जो हमारी पॉपुलेशन है वो मध्यावधिक जो जनसंख्या है वो घटाई जाती है, उससे हमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाएगी, पर कैपिटा इनकम। तो वो हमें किससे प्राप्त होगी, NNP में अगर मध्यावधिक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का भाग दिया जाएगा तो प्रति व्यक्ति की आय हमें प्राप्त होती है। तो ये हम देखेंगे स्थिर कीमतों पर और दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे प्रचलित कीमतों पर। तो पहली हमारी है स्थिर कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर कितनी है, वो सेम हम इसमें 3 डिजिट याद करेंगे, 785,
आप दो डिजिट भी याद कर सकते हैं, जैसे 78 हो गया और दूसरा कितना है 81, यानी 78,570 से इनकम थी पिछले यानी 2018-19 में, फिर 19-20 में कितनी हो गई 81,355। उसी तरह प्रचलित कीमतों पर यानी बाजार मूल्य पर हम बात करें तो ये कितनी थी 110, जो कितनी हो गई 118, यानी लगभग 18 रुपये की यहाँ पे इन्होंने वृद्धि करी। तो याद किस से करेंगे 78 से 81 और 110 से 118, यहाँ लगभग 3 का अंतर है। ऊपर देखेंगे हम 78 से 81 में, नीचे वाले में लगभग 18 का अंतर है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं 78 से 81 और 110 से 118। पीछे वाला डिजिट ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि इसमें चेंज नहीं करेगा, तो आपको स्टार्टिंग की डिजिट याद रहनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको स्टार्टिंग अगर डिजिट याद रह जाएगी 1-2 डिजिट, तो आप आसानी से ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें याद करना है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज, जिसमें 6 पॉइंट हमने देख लिए। इसके बाद है इन्हीं चीज़ों को जो है ग्राफ के थ्रू इन्होंने समझा रखा है। तो इसमें तो वही जो हमने पढ़ा है अभी वही ग्राफ के थ्रू दे रखा है। तो पहले इन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद दे रखा है करोड़ के अंदर, 17, 18, 19, 20 का 2, 3, 4 जो 5 वर्ष हैं सभी का तुलनात्मक तरीके से दे रखा है इन्होंने स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। इसके बाद अगला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें जीडीपी ग्रोथ हमने देखी थी प्रतिशत में, वो इन्होंने दे रखी है ग्राफ के थ्रू, वो हमने देख ली है। इसके बाद इन्होंने देखी जीवीए पर हमने देखा अलग अलग सेक्टर का योगदान कितना है। तो हमने देखा सबसे पहले स्थिर कीमतों पर जिसका आधार वर्ष था 2011-12, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कृषि वाला 25.19%, वहीं उद्योग का हमने देखा 30.67% और सेवा क्षेत्र का हमने देखा 44.14%। इसके बाद यही सेम चीज़ हमने देखी प्रचलित कीमतों यानी बाजार मूल्य के लिए। तो कृषि के लिए हमने देखी 25.56%, दूसरी चीज़ यानी उद्योगों के लिए हमने देखी 27.81% पर, और दूसरा हमारा था प्रचलित कीमतों पर यानी बाजार मूल्य पर। तो हमने देख लिया अंतर तीनों में। सबसे पहले हमने देखा 25.19 था स्थिर कीमतों के लिए, जो सेम हमने देखा 25.56% किसके लिए बाजार मूल्य पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि। उसके बाद देखा हमने उद्योग क्षेत्र के लिए वृद्धि स्थिर कीमतों पर कितनी थी 30.67%, वहीं प्रचलित कीमतों पर यह कितनी थी 27.81%। उसके बाद देखा हमने सेवा क्षेत्र के लिए जो स्थिर कीमतों पर थी 44.14%, और वो बाजार मूल्य पर कितनी रही 46.63% हमें देखने को मिली। इसके बाद वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने देखा, वो सेम ग्राफ के थ्रू उन्होंने बता रखा है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। इसके बाद हमने देखा स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर सेम चीज़ प्रति व्यक्ति आय के लिए पर कैपिटा इनकम जो हमने अभी देखी थी कितनी थी 78 से 81 स्थिर कीमतों पर और 110 से 118 किस पर बाजार मूल्य पर। तो इसके बाद हमारा है अगला सेक्शन जिसमें देखेंगे हम सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतें यानी बाजार मूल्य पर। तो देखिए होती क्या है, सकल स्थायी पूंजी क्या होती है, यानी कोई एसेट्स जो हमने बनाए हैं जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र हो गया, उत्पादन क्षेत्र हो गया, यानी परमानेंट मशीनरी अगर हमने कोई बनाई है तो उसकी वर्तमान मूल्य पर बाजार मूल्य पर उसकी कीमत कितनी है वो क्या कहलाएगी सकल स्थायी पूंजी। तो ये हम देखेंगे करोड़ों में दे रखी है इन्होंने। तो देखिए एक चीज़ अच्छी है आपके लिए यहाँ है कि इन्होंने 2019-20 का आंकड़ा जारी नहीं किया है, तो केवल आपको एक ही याद करना है। तो कितना हो गया 256 आप याद कर सकते हो। इसमें हो सकता है पूरा भी अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है। 256 यानी 2,56,771 करोड़ रुपए। तो 256 आप याद कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं। तो 256 हो गया। इसके बाद अगला हमारा है इसी में कृषि उत्पादन सूचकांक। अब देखिए आधार वर्ष चालू हो चुके हैं, जैसे जैसे अब आगे पढ़ेंगे तो देखिए जैसे आप आगे जाते जाएंगे देखिए सब में आपको आधार वर्ष देखने को मिलेगा। तो सभी के आधार वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डाटा से ज़्यादा आपको आधार वर्ष पूछे जाते हैं, तो आधार वर्ष आपको याद रखने हैं। तो पहला आधार वर्ष हमने देखा स्थायी पूंजी के लिए कितना था 2011-12, ठीक है। तो पहला एक हमने याद कर लिया। दूसरा हमारा हो गया कृषि उत्पादन के लिए जिसका आधार वर्ष इन्होंने क्या रखा है 5/6 से 2007-8। तो यानी वित्त वर्ष ना होकर क्या हो गया कृषि वर्ष हो गया। तो
स्थिर कीमतों के लिए हमने रखा था 2011-12। यहाँ कृषि उत्पादन के लिए क्या सोच रहे हैं, ये 2005-6 से 2007-8 इन्होंने कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष रखा है। अब ये कितना है ये हम देख लेते हैं। सेम चीज़ इसने इन्होंने लास्ट वाले वर्ष के लिए डाटा इन्होंने जो है नहीं बताया है, केवल 2018-19 का डाटा इन्होंने बताया। कितना है, 184.25, यानी ये सूचकांक कितना है कृषि उत्पादन के लिए, 184.25 जो है कृषि उत्पादन सूचकांक रखा गया है 2018-19 के लिए। इसके बाद है हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन, यानी कितने लाख मीट्रिक टन जो है पिछले वित्त वर्षों में इन्होंने उत्पादित किया है, उनको इस डाटा इन्होंने बताया है। तो 2018-19 की बात करें तो 231 से 250 तक आ गया है। तो ये आपको इजी रहेगा याद करने में, 231 था वो 250 तक आ गया है। यानी अगर 2019-20 के वित्त वर्ष की बात करें तो कितना उत्पादन हुआ, 249.88 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, लगभग 250 आप याद कर सकते हो। अगर आपको एक जो डाटा याद नहीं होता है वहाँ आपको याद आ जाएगा 249.88 है, लेकिन हम पूर्ण रूप से डाटा के रूप में देखें तो 250 लाख मिलियन टन जो है मीट्रिक टन जो है इन्होंने खाद्यान्न उत्पादन किया है। पिछले 2 वर्षों में 231 हो गया, उसके बाद कितना वृद्धि हुई, लगभग 17% की इन्होंने वृद्धि की और 250 तक इन्होंने उत्पादन का डाटा इस बार इन्होंने दिया है इकोनॉमिक सर्वे में। ये किस में है, लाख मीट्रिक टन में है। इसके बाद हमारा अगला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसका आधार वर्ष है 2011-12। स्थिर कीमतों पर कितना था, 2011-12 था, उसके लिए भी यहाँ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी कितना है, 2011-12 है। कृषि उत्पादन सूचकांक क्या हो गया, 2005-6 से 2007-8 हो गया। तो यहाँ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना रखा गया है, 140 से 137। औद्योगिक के मैंने आपको बताया था कि इसमें हर जगह आपको कमी ही देखने को मिलेगी, तो यहाँ कितना हो गया, लगभग 13% की आपको कमी देखने को मिल रही है। 140 से ये 127 आ गया, यानी लगभग 13 की यहाँ डिफरेंस आपको देखने को, यानी कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा है थोक भाव सूचकांक। थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष क्या हो गया, 1999 से 2000, यानी 4 चीज़ें हमने देख ली। स्थिर कीमतों पर 2011-12, उसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी क्या है 2011-12, कृषि उत्पादन सूचकांक क्या है 2005-6 से 7-8। इसके बाद थोक भाव क्या हो गया 1999 से 2000। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था, थोक भाव सूचकांक पूछा गया था जिसमें, तो ये आधार वर्ष आपको याद रखने हैं। इसमें इन्होंने 2 चीज़ें दे रखे हैं, आंकड़े भी दे रखे हैं और साथ में इसका प्रतिशत में परिवर्तन भी दिया है। पहले जो है प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया जाता था, लेकिन हाल ही के 2 वर्षों में इकोनॉमिक सर्वे में इसका साथ में प्रतिशत परिवर्तन भी दिया जाने लगा है। तो ये हमने देखेंगे 301 से कितना हो गया 313, यानी वृद्धि देखने को मिली है। औद्योगिक उत्पादन में हमने देखा था यहाँ कमी देखने को मिली थी, लगभग कितने प्रतिशत, लगभग 13 का यहाँ पे अंतर देखने को मिला था। यही सेम यहाँ पे आपको लगभग 12 का आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, 301 से 313, यानी लगभग 12 की वृद्धि देखने को मिल रही है। यही आप देखेंगे प्रतिशत में तो 3.22 से 3.94, लगभग आधा प्रतिशत की यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, यहाँ पे 2001। तो हमने 4-5 देख लिए, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। स्थिर मूल्य के लिए क्या था 2011-12, कृषि के लिए क्या था 5-6 से 7-8। इसके बाद थोक भाव हमने देखा 1999 से 2000, औद्योगिक उत्पादन हमने देखा 2011-12, फिर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमने क्या देखा 2001। ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे राज्य के 3 केंद्रों का जो है मुख्य सूचकांक देखा जाता है, नाम आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, या तो आपको नाम पूछ लेगा कि कौन से सूचकांक में कौन से जिलों का जो है लिया जाता है, या तो ये दे देगा या फिर किसी एक का नाम देगा और 3 गलत देगा। तो इस तरह से आपको चूज करना है। तो जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा 3 जिले हैं जिनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गिना जाता है। जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा आप क्रम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले जयपुर आता है, जयपुर के नीचे आता है अजमेर, अजमेर से नीचे क्या होता है भीलवाड़ा।
तो आप इस क्रम में भी आप याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके सूचकांक देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जयपुर के लिए कितना है, 282 से कितना हो गया 312, यानी कितना अंतर हो गया, 30 का अंतर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है अजमेर के लिए। अजमेर वाले में 272 से कितना हो गया 91 हो गया, यानी कितना अंतर हो गया, लगभग 19 का अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है हमें। इसके बाद तीसरा है भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा में हमें कितना देखने को मिल रहा है, 278 से 295, यानी लगभग 17 का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऊपर वाले में हमने देखा जयपुर वाले में 30 का, नीचे वाले में 19 का अंतर और फिर 17 का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। 282 से 312, 272 से 91 और 278 से 95। अगर हम इस तरह से याद करें 312, 291 और 295। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट है अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा में, यानी अब तक कितने ऊर्जा के संयंत्र ये स्थापित कर चुके हैं मेगावाट में। इसकी ये आपको मैं बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये वाला। पिछले वर्ष में कितना था, 21,078 जो है मेगावाट ऊर्जा के संयंत्र इन्होंने स्थापित कर दिए थे 2018-19 में। यहीं 2019-20 की बात करें तो ये कितनी क्षमता हो गई है, 21,176 मेगावाट की जो ऊर्जा संयंत्र इन्होंने स्थापित कर दिए हैं, यानी कितनी वृद्धि हो गई, 1078 से 1176 हो गए हैं। तो लगभग कितने की वृद्धि हो गई, लगभग 98 मेगावाट की इन्होंने वृद्धि कर लिया इस बार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। आप पिछले साल का याद न करें भले, लेकिन इस वर्ष का यानी 19-20 का तो आपको याद करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आधार वर्ष जो हमने डिस्कस किए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा है वाणिज्यिक बैंक साख, यानी बैंकों द्वारा अब तक कितनी जो राशि जो है इकट्ठी कर ली गई थी। कुल साख की बात करें यानी कुल तरलता, यानी कुल जो उनके पास मुद्रा की आपूर्ति कितनी रही, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बात करेंगे कितनी है, 2,67,523। अभी किस में दे रखा है इन्होंने, करोड़ में दे रखा है, आप देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 2,67,523, जो बढ़कर कितना हो गया, 3,15,149 करोड़ रुपए। तो अधिष्ठापित क्षमता हमने देखी 21,176 मेगावाट हो चुकी है, और वाणिज्यिक साख क्षमता हमने देखी 2,67,523 से बढ़कर कितनी हो चुकी है, 3,15,149 करोड़ रुपए वाणिज्यिक क्षमता जो है हो चुकी है अब तक। तो देखिए ये हमारे इम्पोर्टेंट जो है डेढ़ पेज का जो आंकड़ा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कई सारी चीज़ें इसमें हमने देख ली, ग्रोथ रेट देख ली, उत्पादन मूल्य सूचकांक कितना था, उनके आधार वर्ष देख लिए हमने, सकल राज्य मूल्य उत्पाद कितना रहा ये हमने देख लिया, और उसके हम याद कैसे कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम अलग दूसरे किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।